दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में ताहिर गोरा और अनीस फारूकी आपस में विचार विमर्श करते हुए कह रहे हैं कि भारत के साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। पहले इन्हें मुग़लों ने लूटा। कम संख्या में होने के बावजूद इनको वहाँ की हिंदू पब्लिक ने अपने ऊपर राजा माना और इनके साथ अच्छा व्यवहार किया, परंतु इन्होंने लूट मार की, गलत तरीके से सारे काम किए। वहाँ के मंदिरों को तोड़ा, उन पर अपनी मस्जिदें स्थापित की। आज भी वर्तमान में मंदिर बनाने पर तो हिंदुस्तान में टैक्स लगता है, परंतु मस्जिद और चर्च बनाने पर कोई नहीं पूछता। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और वर्तमान में हिंदू अब इन सारी चीज़ों को देखकर जाग गया है और वो इनका प्रतिकार कर रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि ऐसी शक्तियाँ जैसे कम्युनिस्ट, सेक्युलरवादी और स्वयंभू मुस्लिम नेता इनके निशाने पर हैं। अब ये आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इन लोगों ने इतना किया है, केवल भारत को ही बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि ये अमेरिका जैसे लोकतंत्र के भी पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ पे भी अपनी नीतियाँ, अपने गलत व्यवहार को लागू करना चाहते हैं। वर्तमान में भारत के अंदर बॉलीवुड में जो सुशांत का कांड हुआ है उससे बड़े चिंतित हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि कंगना रनावत ने जो आवाज़ उठाई है वो ऐसा नेतृत्व कर रही हैं, उससे सारा भारत जाग चुका है और उन्हें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। आइए देखें इस वीडियो को। जो कि आप मतलब वो अपीजमेंट की बात आपने कर ली ना, तो मैं उसी तरफ ही लेकर आ रहा हूँ आपको कि ये इस तरह से क्या हम लोगों को सिर्फ सारी उम्र खुशी करते रहेंगे कि यार तुम खुश हो जाओ, चलो तुम्हारे पे टैक्स भी नहीं लगाते, मौलाना साहब आप भी खुश हो जाएं जी, पादरी साहब आप पे भी टैक्स नहीं लगाते, लेकिन पंडित जी आप पे टैक्स लगेगा। राइट। देखिए बात यह है कि भारत की एक लंबे समय से ये साइकोलॉजी रही है, ख़ास तौर पर जो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन का रवैया है, जो बड़ा हम्बल रवैया है, उनके रवैये में शामिल ये होता है कि भाई मेरी खैर है तो तुम्हारी मैं परवाह करता हूँ। लेकिन वो एहसास अब हो रहा है भारत की हिंदू सिविलाइजेशन के लोगों को कि भाई हमने ये साल हर साल से, सेंचुरी से क्या खोया और क्या पाया। चूँकि वो मतलब डॉक्टर रिजवान जी हैं जो वहाँ पे भारत में होते हैं, बड़े सेकुलर हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं। उनकी एक बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी ने ही हमेशा रूल किया है वहाँ पे। यानी एक लंबे अरसे से हम देखेंगे कि पहले वो माइनॉरिटी वो आते थे अफ़गानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से कुछ लोग, और वो चंद लोग होते थे वो मेजॉरिटी पर रूल करते थे। फिर ये अंग्रेज़ों ने 150-200 साल रूल किया। ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में आए थे और रूल किया। उसकी वजह से जो हिंदू सिविलाइजेशन का एक हम्बल जो एटीट्यूड है वो उसको एक्सप्लॉइट करते रहे ये इन्वेडर्स। नहीं, ऐसा नहीं है सर, एक्सप्लॉइट नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना रूल किया माइनॉरिटीज ने जो आई, और वाकई ये फैक्ट है जी। तो मुसलमानों ने भी रूल किया और रूल नहीं किया, उनको रूल करने दिया गया। मतलब ये अपना दिल बड़ा करके उन्होंने कहा कि बाहें खोल के कि जी आप करें, आपको भी मौका दे दें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार अगर किसी ने आपको मौका दिया तो फिर आप उनके साथ ज्यादती तो नहीं करो ना, कि आप एक अक्सरियत के साथ जो है आप उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या उनके साथ आप जो है ना फाइनेंशियली टैक्स करो, या आप जो है उनको ही बोलो पंडित जी आप यहाँ से बाहर निकले, कश्मीर हमारा है, या ये कि आप जो है ना बस चुप रहें, हमने ये करना है, अभी जो है ना यहाँ से मुहर्रम का जुलूस निकलना है, अभी जो से 12 रबीउल अव्वल का निकलना है, दुकानें वुकानें सब, मतलब वो कितनी स्पेस देंगे, कितना अकोमोडेट करेंगे। तो फिर वही बात आ गई कि ये इंसाफ तो ना हुआ, ये फेयरनेस तो नहीं हुई, ये इक्वलिटी तो नहीं हुई, ये तो सरासर खुल्लम खुला डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और मैं ये कहता हूँ कि जब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो फिर जब माइनॉरिटी के खिलाफ होती है तो सब चीखने पर लग जाते हैं। लेकिन जो वहाँ की आबादी है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो रिहायशी हैं, जो उसकी अक्सरियत है, उनके साथ होती है तो वो उस पर बात नहीं करो जी, बात नहीं करो। क्यों नहीं करो बात? मुझे तो ये समझ में नहीं आती बात। देखिए बात यह है ना कि अब वही हो रहा है कि जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की
2 सरकारें बनी हैं, पहली सरकार से अब तक उन्होंने यही कहा कि भाई जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारी स्पेस है, वो तो ना छीने ना, हम अपनी स्पेस, अपने राइट्स क्लेम करते हैं। अभी पूरे क्लेम नहीं किए, कुछ क्लेम करने शुरू किए, तो वो आप देख लीजिए क्या सूरत हाल हुई, इसलिए कि लोग आदी नहीं है वहाँ के। यही सूरत हाल मैं अमेरिका के साथ रिलेट करता हूँ। अमेरिका में भी जो मतलब सेटलर अमेरिकन हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई बात यह है कि अमेरिकन जो वैल्यूज़ हैं, ये जो अमेरिकन सिस्टम है, उस पे इल्हाम उमर की आइडियोलॉजी तो ना थोपे ना, या उस पे इधर उधर की एक्सट्रीम लेफ्ट की आइडियोलॉजी तो ना थोपे ना। आप ये कहते हैं जी कि इस्लामोफोबिया है, भाई कहाँ का इस्लामोफोबिया है जब अमेरिका में बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो मेंबर हैं सेनेट या कांग्रेस के, और पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं, उनका बड़ा अहम रोल है। तो ये विक्टिम उनका कार्ड तो ना खेले ना। भारत में तो इससे भी ज़्यादा वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हर जगह पर हैं, और होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये वावेला तो ना मचाए ना कि भाई हम मारे गए, लुटे गए। तो ये जो मेजॉरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पेस भी ले रही है, वो कह रही है कि भाई हमने मिलजुल के रहना है समाज में। ये नहीं है कि आप मेजॉरिटी को दीवार पे लगा दें और मेजॉरिटी को ही सुबह शाम बुरा भला कहते रहें। यही इस वक्त ट्रम्प साहब इस बात का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, चूँकि ट्रम्प साहब उतने विजनरी पॉलिटिशियन नहीं हैं जितने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या उनकी टीम के लोग हैं, ये तो बात तय है। लेकिन ट्रम्प साहब की जब ये बात सुनते हैं अमेरिकन, उनको बात समझ आती है। मुझे ये अफसोस होता है कि अगर ट्रम्प साहब इतने ज़्यादा ब्लंडर ना उन्होंने किए होते, या वो उनकी इतनी ज़्यादा लूज टंग ना होती, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था अपनी इस मेजॉरिटी की स्पेस से जो चाहिए। चूँकि अगर ये कोई कहे जी कि अमेरिका एक रेसिस्ट सोसाइटी है, तो फिर दुनिया में या भारत कोई रेसिस्ट सोसाइटी है, इन दोनों के हवाले से, तो फिर तो मेरी तो हैरत से मैं सवाल उठाता हूँ कि भाई फिर कौन सा मुल्क है जो इतना ज़्यादा अकोमोडेटिव हो। अमेरिका हो, कनाडा हो, भारत हो, ये तो ख़ास तौर पर टॉप के अकोमोडेटिव कंट्रीज़ हैं। जब आप इनको रेसिस्ट कहते हैं तो फिर तो कोई खौफ खुदा करें। उसकी वजह ये है कि ये तो मुकम्मल तौर पर अपना तन मन आप पर वो जैसे कहते हैं ना वारे किए हुए हैं, और आप इनको भी रेसिस्ट मुल्क कह रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे हम डॉन की बात हुई थी ना, तो मैं वो डॉन की तरफ ही वापस आ जाता हूँ जी कि कुछ डॉन ऐसे सोच भी, डॉन एक सोच का नाम है। मतलब डॉन एक ऐसी सोच का नाम है जहाँ पे जब आपके पास पैसा और ताकत आ जाती है तो आप हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में उसको इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को दबाते हैं और दूसरे को कुचलते हैं। आपने देखा कि एक मतलब बड़े प्यारे अदाकार हमारे सुशांत साहब थे, उनको जो सुसाइडल उनका जो मर्डर हुआ है, जो भी हुआ है, उनके साथ एक सोचा समझा खेल ऐसा रचाया गया, उनको उस नहज तक पहुंचाया गया, और वो उसके पीछे वही एक ताकतवर माफिया था जो कि जिनके अपने अपने कॉरपोरेट इंटरेस्ट थे या जो भी कह लें, और उस पे आवाज़ उठाना आपने देखा कि बहुत कम लोगों ने हिम्मत की। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को, इंक्लूडिंग कंगना रनावत जी को, कि उन्होंने ये कोशिश की कि ये आवाज़ उठी रहे, चलती रहे, बढ़ती रहे और इस पर लोगों की तवज्जो रहे, ताकि ये मामला दब ना जाए। और जो लोग अपने आप को वहाँ पे खुदा समझते हैं, जो लोग अपने आप को वहाँ पे कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर और डायरेक्टर की औलाद समझते हैं, या जो लोग अपने आप को कोई बहुत बड़ा भाईजान समझते हैं, उनको भी पता चले कि ऐसी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही कोई अंधी नहीं लगी हुई है कि आप जो दिल चाहे करते फिरें और आपको कोई पूछने वाला ना हो। अब मेरे ख्याल में लोग उठ खड़े हुए हैं, पूछना शुरू हो गए। नहीं, देखिए बहुत अहम पेशरफ्त है। बॉलीवुड में भी ख़ास तौर पर एक ख़ास तरह की एक्सट्रीम लेफ़्ट की दादागिरी कुछ दहाइयों से बनती चली आ रही थी। अब सुशांत बेचारे की मौत, अब वो ये कंफर्म नहीं है कि सुसाइड है या कोई ऐसा मर्डर का केस है। इस पे तो अब भारत की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन का इदारा है, सीबीआई, काम कर रहा है। वो तो हम सब मुंतज़र हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन की क्या फाइंडिंग्स आती हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन ये एक अवेयरनेस
की जो पुकार है वो अब गूंज रही है, और बॉलीवुड के वो जो दादागीर हैं उनको अब मुंह छुपाना फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इसलिए कि ये एक ऐसी कैंपेन शुरू हुई है। अब लोग बहादुरी के साथ सामने आए हैं। अब देखिए, अब सुशांत की भी तो बहादुरी ही थी ना कि वो उस एक तरह से बहुत ही एलीट क्लब में अपने टैलेंट की वजह से घुसा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं ऐसा हुआ था, इससे पहले भी बड़े बड़े अदाकार, अमिताभ बच्चन जी हैं, इवन शाहरुख खान हैं, ये सब कोई एलीट क्लब के लोग नहीं थे, मेहनत से घुसे थे और इन्होंने अपनी जगह बनाई। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहरहाल उन्होंने एक माफिया सा, अनसीन किस्म का माफिया सा बना लिया हुआ है। अब वो जो पावर गेम है जो आपने कही कि डॉन वो होता है जिसके पास पैसा हो, अख्तियारात हो, तो वो कुछ वहाँ पे ऑलरेडी डॉन थे और कुछ नए डॉन बन गए वहाँ पे। अब सुशांत की जो हलाकत है बेचारे की, वो अब उन सब को एक्सपोज कर रही है। और कंगना जो हैं एक ऐसी बहादुर अदाकारा हैं जो बहुत ही जांफशानी के साथ सिर्फ सुशांत के मामले में नहीं, बहुत लंबे अरसे से इस माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं और आवाज़ उठाती हैं, बोलती हैं। बहरहाल अब वो भारत की अवाम की अक्सरियत की एक तरह से पसंदीदा अदाकारा के तौर पर सामने आ चुकी हैं। तो वो जितने डॉन हैं बॉलीवुड के, अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई। वो ये समझते थे कि ये इनका बॉलीवुड की एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं है कंगना का, तो हम इनके साथ किसी भी तरह की बुलिंग कर लें, इनके साथ बदतमीज़ी कर लें। अब वो उनके लिए बदतमीज़ी करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अल्टीमेटली जनता की आवाज़ जो है जब मिल जाती है किसी स्ट्रगल करने वाले की आवाज़ के साथ, तो फिर जितने ये माफिए हैं फिर ये डिसिपेट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि उन माफियाज़ के लिए कंगना खड़ी हुई उनके ख़िलाफ़, और अब कंगना के साथ और भी लोग खड़े हो रहे हैं, और अब बहुत सारे नाम और भी हैं, मगर उनका नाम सर फहरिस्त है। और मैं ये समझता हूँ कि भारत में अवेयरनेस जो है, चाहे वो आर्ट की दुनिया की हो, चाहे बुक इंडस्ट्री की दुनिया की हो, अवेयरनेस बढ़ रही है। जो आपने बात पीछे की थी ना अनीस भाई, कि आफ्टर ऑल क्या वजह है कि भारत की जो मेजॉरिटी है वो पिस रही है, जो हिंदू सिविलाइजेशन के, सनातन के जो मानने वाले हैं वो पिस रहे हैं, बाकी सारे उनके ख़िलाफ़ बुलिंग कर रहे हैं। तो अब एक अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है कि मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में ये अवेयरनेस बढ़ेगी। और बड़े सेंसिबल लोग हैं, वो रिएक्शनरी लोग नहीं हैं। हो सकता है उनमें से कोई रिएक्शनरी वॉइसेस भी आपको मुस्तकबिल में या एक आदमी भी सुनने को मिलती हो, वो नेचुरल होता है, किसी सोसाइटी में एक्शन और रिएक्शन चलता है। लेकिन जनरली जो अवेयरनेस भारत में क्रिएट हो रही है वो सेंसिबल लोगों की है, और बहुत नए नए सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या हिंदुत्व की अवेयरनेस की वजह से हमारी कहीं जो सो कॉल्ड पुरानी ओपननेस होती थी वो तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। इस पर किताबें भी लिखी जा रही हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका हो, भारत हो, ये इन बातों का नितारा करना होगा कि भाई ये जो उन्होंने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म के अपने अपने बॉक्स बनाए हुए हैं लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से, वो बॉक्सेस अब टूटेंगे। बिल्कुल। और नई जो रियलिटीज़ हैं, नई फ़िलासफ़ीज़, नई स्ट्रेटजीज़ इवॉल्व होंगी, और नई रियलिटीज़ चाहे वो पुरानी सिविलाइजेशन पर बेस करती हुई हों, चाहे वो अमेरिका की बात हो, भारत की बात हो, वो जो नई सो कॉल्ड सिविलाइजेशन बनेगी पुरानी सिविलाइजेशन में बेस करते हुए, वो उसका फ्यूचर क्या होगा, ये वो डिबेट्स हैं जिसमें हम इंगेज रहेंगे आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने वक्त दिया और इस मौजू पे गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, असल में बात यही है कि जो रिएक्शनरी की बात की ना ताहिर भाई, इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको मतलब ये दावे से कह सकता हूँ कि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की जो धरती माँ के, जो सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी भी रिएक्शनरी रवैये, एटीट्यूड नहीं रखे, कभी भी कोई रिवेंजफुल काम नहीं किया, और कभी भी कोई ऐसा
काम नहीं किया कि जिसमें वायलेंस होता हो और ये पीस और अमन को लेके चले, और यही वजह है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, उसके बाद उनको दबाया गया। माइनॉरिटीज़ ने रूल किया, सालों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों साल की अगर तारीख उठा के देखें तो आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि ये मामला किसी भी तरह से रिएक्शनरी या वायलेंस पे जाएगा। प्रोएक्टिव होना एक डिफरेंट चीज़ है, और आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम कि प्रोएक्टिव हो जाएं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें उस धरती को, उस धर्म को, उस सनातन को और अपने आप को, और सबको मिलजुल कर एक मौका, अपॉर्चुनिटी का मिलना चाहिए, वरना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि कंगना रनावत जैसी जवां मर्द अभी हमें और चाहिए, जो आवाज़ बुलंद कर सकें, जो उठा सकें, जो लोगों को जगा सकें और उनका साथ दें। और आपने देखा, व्यूअर्स, बड़े इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा कि जब कोई आदमी सच और हक के रास्ते पर होता है तो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ उसको मिलता है। और मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि बाकायदा एक ऑर्गेनाइज कैंपेन कंगना के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। सो अब हमें और आपको क्या करना है? अब हमें और आपको उनके हाथ मजबूत करने हैं, और इस उनके हाथ मजबूत करने का मतलब है कि आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, कि आप उस माफिया के ख़िलाफ़, उस डॉन के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो रहे हैं जो कि सदियों से हमें और आपको दबाता चला आ रहा है। अनीस फ़ारूकी का प्रोग्राम यहीं तक था। इजाज़त दीजिएगा। हैव